सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं से माफ़ी मांगूंगा। मैं अधिकृत समय से थोड़ा विलम्ब हूँ, उसके कई कारण हैं। आज आपको याद करने का मुख्य उद्देश्य है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार ने 9 वर्ष अपने पूरे किए हैं, तो अपना लेखा जोखा कि इस 9 वर्ष में ख़ास तौर से देश में क्या हुआ है और विशेष तौर से वाराणसी लोकसभा में जहाँ का प्रतिनिधित्व माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य आंकड़े हैं कि 17,832 करोड़ का काम पूरा हो चुका है और 12,475 करोड़ का काम पाइपलाइन में है। जबकि हम लोगों को जब जनता चुनती है तो प्रत्यक्ष रूप से 5 करोड़ प्रतिवर्ष सांसद निधि की उम्मीद ही करती है। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जिलाध्यक्ष श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, नरोत्तम राठी जी, विद्यासागर राय हमारे महानगर अध्यक्ष, मेरे मित्र सौरभ श्रीवास्तव, हम जिनके साथ मंत्रिपरिषद में रहे हैं, डॉक्टर नीलकंठ जी, पूनम मौर्य जी, विधायक सुनील पटेल जी और सभी हमारे पत्रकार साथियों, अगर वो हो तो मैं स्लाइड हो पीपीटी तो ऐसे भी कर सकता हूँ अगर कोई व्यवस्था हो, और नहीं है तो मुझे लगभग अच्छा हम लोगों ने देख लिया अच्छा ओके। तो इस पूरे 9 साल के निबंध को जब मुझे एक छात्र के रूप में ये कहा जाए कि आप इसका शीर्षक क्या लिखना चाहेंगे, तो मैं 9 साल बेमिसाल और सेवा सुशासन और गरीब कल्याण इसका शीर्षक देना चाहूँगा। जैसे पीपीटी की पहली स्लाइड में आपने देखा होगा कि टीकाकरण अभियान हुआ जिसमें 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई और स्वनिर्मित थी। मैं उस कमेटी का मेंबर था। अक्सर वैक्सीन बनाने की उम्र 8 से 12 साल होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके उत्साहवर्धन से, नॉलेज एक्सचेंज से हमारे वैज्ञानिकों ने उसे 8 महीने में बनाई और वो हमने केवल अपने देशवासियों को नहीं लगाई बल्कि अपने पड़ोसी देशियों को भी दी। मेरा थोड़ा अंदाज दूसरा होता है, वैसे तो ये स्लाइड का मैंने बात बता दी, लेकिन नीलकंठ जी मैं यूँ कहना चाहता हूँ, इस शताब्दी का अगर कोई सबसे बड़ा आविष्कार है तो वो वैक्सीन है, क्योंकि इस शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी है। सुनते हैं कि समुद्र का मंथन में अमृत निकला होगा, लेकिन ये अमृत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने निकाला है। लेकिन इस शताब्दी का सबसे बड़ा आविष्कार ये है, लेकिन इसी शताब्दी का सबसे घटिया बयान एक जिम्मेदार नेता ने दिया है, उसका नाम है अखिलेश यादव, जिन्होंने ये कहा था कि ये भाजपाई वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। ऐसा कह करके उन्होंने अपने समर्थकों के द्वारा इससे डिले भी कराया और हमें मिशन में थोड़ी, क्योंकि नेतृत्व की नकल होती है। मोदी जी से पहले हाफ कुर्ता लोग नहीं पहनते थे, लोगों ने पहनना, जवाहर जैकेट बंद हो गई थी, मोदी जी ने रंगीन जैकेट शुरू की। अखिलेश यादव के भी कपड़ों की नकल, कुर्ता पजामा, काली जैकेट ही उसके समर्थक पहनते हैं, तो उन्होंने मना किया तो लोगों ने नहीं लगाई। तो ये मैं आज भी इस बात की भर्त्सना करता हूँ कि उन्होंने ये एक घटिया बयान दिया था और हमारे जो वैक्सीन मिशन को परेशान करने का काम किया था। 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को घर मिला। मकान तो पहले से नीलकंठ जी मिल रहे हैं, इंदिरा आवास, लेकिन मोदी जी ने उस मकान को घर बनाया, क्योंकि घर तब बनता है जब मकान में शौचालय हो। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जब हम लोग मंत्री थे तो मैंने यहाँ पशुधन मेला लगाया था एनिमल हस्बेंड्री मंत्री के रूप में। उसमें प्रधानमंत्री जी आए थे, तो पहली बार उस शौचालय को इज्जत घर, वाराणसी की धरती थी सही, मोदी जी ने कहा, और मैं उसको इज्जत घर एक उपयुक्त शब्द है। तो अब कहने को तो मेरी बात पूरी हो गई कि 3.5 करोड़ शौचालय बनाए, लेकिन मैं उसको ऐसे डिस्क्राइब करना चाहूँगा, आवास, और 9 करोड़ के आसपास शौचालय, उसको ऐसे कि मकान में घर बनाया, फिर घर चलने के लिए 5 किलो गेहूं और चावल निःशुल्क दिए, फिर उसमें कंडे से रोटी ना बने इसलिए एक गैस सिलेंडर भी दिया। फिर इस घर में निश्चित तौर से कोई वृद्ध अथवा विधवा अथवा दिव्यांग रह रहा होगा तो उसको 1000 रुपये पेंशन देने का भी काम किया। और यही लोग जब गरीब लोग रह रहे हैं तो इस मेज के बराबर एक मतलब 5 मीटर भी ज़मीन एग्रीकल्चर होगी तो 2-2 करोड़ की 3 किस्तें भी उनको 12वीं किस्त उनके खाते में जा चुकी होगी।
2000 की 3 और कुल मिला के 12वीं किस्त। और इसका एक और बता दूं कि वहाँ से बटन प्रधानमंत्री दबाते हैं सीधे 2000 आते हैं, 1999 रुपये 99 पैसे नहीं आ सकते हैं। अब एडीओ वीडियो सीडीओ डीडीओ के हाथ में ये नहीं है कि कहीं से पैसे की कोई घपला कर सके। और पॉलिटिशियंस का भी, जब राजीव गांधी ने कहा कि मैंने 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं, जब मैं उनको इनोसेंट और इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर कहता हूँ। इनोसेंट ये कि बेचारों ने कबूल कर लिया कि वो 85% की कट मनी होती है। जब देश के प्रधानमंत्री को पता ही चल गया कि 85% कमीशनबाजी होती है तो रोकेगा कौन, संयुक्त राष्ट्र संघ रोकेगा। तो मोदी जी ने शायद वहीं से प्रेरणा ली कि डीबीटी माने जनधन खाते में खोल दिया और पीछे से पूरे के पूरे पैसे भेजने का काम किया। तो ये 11.72 करोड़ इज्जत घरों का निर्माण किया। मैं इसको ऐसे कहना चाहूँगा, मैं जब पुलिस में था तो बलात्कार की अगर 100 रिपोर्ट आती थी तो पढ़ते हुए हमेशा ये मजमून उसमें लिखा होता था, हमारी बहन पत्नी या जो भी है वो शौच के लिए गई तो बदमाशों ने पकड़ लिया, क्योंकि हमारी माँ दादी नानी सूर्योदय से पहले अंधेरे में और सूर्यास्त के बाद अंधेरे में जाती थी, बदमाश ने इसका लाभ उठाया। तो आज उस चीज़ में भी कमी आई है। और फिर शौचालय को तो मैं ऐसे डिस्क्राइब करूँगा कि इस देश के हर प्रधानमंत्री ने सड़क पर शौच करती हुई महिला को देखा ही नहीं, बल्कि नेहरू जी ने ज़्यादा देखा, क्योंकि उस समय हम ज़्यादा गरीब थे और ज़्यादा हेलीकॉप्टर नहीं थे तो कार से पीएम चलते थे। और उनकी कार की रोशनी से महिला खड़ी भी हुई होगी, क्योंकि मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ, महिला शौच, हमारी माँ स्वयं, मेरी माँ दादी नानी शौच के लिए बाहर जाती थी, फिर कोई बड़ा बूढ़ा मोहल्ले का आ जाता था तो उठती थी, अथवा रोशनी में मोटरसाइकिल या कार की रोशनी में उठती थी। भारत में कहा जाता है खाना खाते हुए कोई लाट साहब आ जाए आपको नहीं उठना है। खाना खाते में उठते में क्या परेशानी है, आते थोड़े पलट जाएंगी, कपड़े थोड़े खराब हो जाएंगे। शौच करती हुई महिला अचानक उसको खड़ा होना पड़े, इससे बड़ा नारकी कोई दृश्य नहीं होता है। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ थोड़े ना कि स्विच ऑन किया तो मोशन क्रिएट हो गया, स्विच ऑफ किया बंद। इस दर्द को प्रधानमंत्री जी ने समझा और ये इज्जत घर बनाने का काम किया। तो मेरा कहते हैं यूँ तो और भी सुखनवर हैं दुनिया में, कहते हैं गालिब का अंदाजे बयां कुछ और है। तो मुझे गांव में मैं पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं हर चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि इससे पहले हमें क्या परेशानी होती थी। 12 करोड़ घरों तक नल से जल, वाराणसी के देहात में भी शुरू हो गया होगा, शहर में भी शुरू हो गया। अब आपने मेरा भार हल्का कर दिया स्वास्थ्य विभाग का। जब आप नल के द्वारा ट्रीटेड जल पिलाना शुरू कर देंगे तो लोग बीमार कम होंगे, क्योंकि मोस्टली बीमारियां दूषित जल से होती है। मैं और तो विश्वकर्मा जी, हम लोग तो उस पीढ़ी के हैं जब हम लोग कुएँ से पानी पीते थे तो कुआँ खुला हुआ होता था, पत्ती वत्ती बिगड़ती थी। खैर, मुझे याद आता हम लोग लाल पोटेशियम परमैंगनेट डाल करके किले मारते थे। फिर नल आया, हैंडपम्प, तो जो भी अंडरग्राउंड वाटर है वट एवर इट मे बी, उसमें जो भी आर्सेनिक या फ्लोराइड का जो भी हो एज इट इज पीते थे। क्या भगवान पूरे देश का पानी अच्छा निर्मल ज़मीन के नीचे करता है? नहीं। अब नल के द्वारा जल ओवरहेड टैंक द्वारा फिटकरी विटकरी डाल के ड्रिंकिंग वाटर बनाया जाएगा जिससे आप पी सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद ये बड़ा काम है, क्योंकि मैं बचपन से सुनता हूँ कि तीसरा विश्व युद्ध पानी पे होगा। तो पानी पे विश्व युद्ध भले ना हो, लेकिन वाराणसी में मोहल्ला युद्ध जरूर हुए होंगे कि जब नल आता है तो लाइन लगती है, फिर आपस में लड़ाई होती है, फिर बाल्टियाँ बचती हैं, फिर सर फूटते हैं, फिर वो एक जो हम बाल्टी पानी लेने आए हैं वो फिर हम खून बहा के जाते हैं। फिर धारा 147, 48, 323, 504, 506 का मुकदमा भी पंजीकृत होता है। तो 1 करोड़ रुपए का शेयर सुनाता हूँ आपको कि खून इस दौरे गरानी में बहुत सस्ता है। रात फिर गांव में कत्ल हुआ पानी पर। माने आज की महंगाई में खून सस्ता है, पानी महंगा है, क्योंकि कत्ल होते थे। मेरे ख्याल से ये मोहल्ला युद्ध मोदी जी ने नल के द्वारा जल करके जल जीवन मिशन में समाप्त करने का प्रयास किया है। धुआं हटा, सेहत सुधरी, कठिनाई घटी, वक्त बचा, 9.6 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन। मुझे याद आ रहा है जैसे ही घर में खाना बनना शुरू होता था हम पुरुष लोग घर बाहर छोड़ जाते थे धुएं की वजह से, और जब बन आ जाता था तो लौट के आते थे। तो हर घर में हमारे एक फुकनी हुआ करती थी। लेकिन जुलाई अगस्त के महीने में जब कंडे गीले हो जाते थे, लकड़ी गीली हो जाती थी, तो माँ को बहुत दिक्कत होती थी। हमारी दादी नानियों के धुआं से मोतियाबिंद हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सोचा, मैं एक बहुत मज़ेदार किस्सा सुनाऊँ अगर आपके पास समय हो। मैं जब पुलिस में था तो मैं घर पे छुट्टी पे गया। हमारा पूरा परिवार दिवाली पे इकट्ठा होता है, आज भी इकट्ठा होता है। तो मैंने माँ को रात में 5 बार उठ के चूल्हा जलाते हुए दूध गर्म करते देखा बच्चों के लिए। सुबह मैंने कहा, माँ आप तो सोई नहीं क्योंकि आप 5 बार उठी हैं। तो उन्होंने कहा, ना तो थर्मस है और ना घर में गैस है।
तो मैं छुट्टी से वापस गया तो मैं गैस एजेंसी पे गया, उससे कहा मुझे गैस चाहिए, तो उसने कहा फॉर्म भर दो। मैंने कहा कब आऊँ मैडम? कहा 5 साल बाद पूछने आना। सच बात है, 1985 की बात है। तो मैंने अपनी वर्दी पहन के गया था, जरा कंधे वंधे देखे कि कोई असर नहीं पड़ रहा, तो मैंने कहा मैडम आपसे चाहिए, तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी है तो ब्रह्मदत्त जी से लिखवा के लाओ। ब्रह्मदत्त माने पेट्रोलियम मिनिस्टर। तो मैंने कहा नहीं, मेरी हैसियत ऐसी नहीं है। ये अलग बात है कि मैं उसके कुछ साल बाद MP बन गया और हमको 160 कूपन मिलते थे, सांसद को देता था। आप मेरा पार्लियामेंट का एक भाषण सुनो कि मेरी ही पार्टी के बगल में एक MP थे, बलराम सिंह यादव, मेरा भतीजा वहाँ रहता है, कॉन्स्टिट्यूंसी में देना होता है तो मैं वहाँ दे नहीं सकता था। तो मैंने चिट्ठी लिखी, आदरणीय MP साहब, मेरा सगा भतीजा आपके यहाँ रहता है, कृपया एक कूपन दे दें। तो उन्होंने उस चिट्ठी के पीछे लिखा, मेरा सगा साड़ू तुम्हारी लोकसभा में रहता है, पहले तुम दे दो तो हम दे देंगे। ये देश की व्यवस्था मैं बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, तो मैंने उस महिला की कार का नंबर नोट किया। 84 में केवल 5 कार होती थी मारुति, और नियमों के अनुसार, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार उसके हफ्ते में मैंने 7-8 चालान किए। तो समझ गए, उसने मुझे बुलाया, चालान क्यों हो रहे हैं? मैंने कहा आप नियम तोड़ रहे हैं इसलिए चालान हो रहा है। कहा गैस ले जाना रात को आके। तो मैंने कहा चूल्हा नहीं लूँगा, क्योंकि याद करो पुराने लोगों, चूल्हे वहीं से खरीदना मैंडेटरी था जिसमें कमाई होती थी, जबकि ऐसा ही होना चाहिए। तो कहा मेरे बाप लो या ना लो, बस आप आ जाओ। तो मैं सिलेंडर भरा हुआ, रेगुलेटर और चूल्हा लेके अपनी माँ से संगम एक्सप्रेस में जाके जब मिला, तो मेरी माँ ने कहा इससे बड़ी कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकती जब कंडे लकड़ी गीली हो जाती हैं, रिश्तेदार आ जाता है। तो मैं 5 महीने बाद गया, मैंने कहा अम्मा ये तो बड़ी दिक्कत होती होगी, क्योंकि ब्लैक में भरता होगा सिलेंडर, रेल से जाता होगा, इटावा जाता होगा, एग्रोम टू इटावा। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, अभी तक मैं अमृत की तरह खर्च कर रही हूँ, बहुत रिश्तेदार क्या नहीं। अब मैं आखिरी लाइन कहता हूँ, जो 3 पुलिस अफसर की माँ और 1 पुलिस अफसर की पत्नी को ये सबसे बड़ी गिफ्ट लगी थी, अंतिम आदिवासी महिला को मोदी जी ने गैस सिलेंडर देने का काम किया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब अपनी घर से गायब हो गई या नहीं हो गई? 5 किलो गेहूँ और चावल निःशुल्क कहो, उसे मुफ्त कहना ठीक नहीं है, वो मिल रहा है। भूख से कोई मरा क्या देश में? नील रतन जी, जब मैं पहली बार MP हुआ था तो काला हाड़ी में भूख से लोग मरते थे, भूख से। तो एक रिपोर्ट आई, आपके अखबार की एक रिपोर्ट आई कि भूख से मृत्यु हुई है, तो पार्लियामेंट की कमेटी गई, आई वॉज द मेंबर ऑफ दैट कमेटी। तो कांग्रेस की सरकार थी उड़ीसा में, कालाड़ी, तो हमने कहा नहीं साहब हमारे भूख से नहीं मरा, बीमारी से मरा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पोस्टमार्टम कराई देते हैं, पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ आ जाएगी। बड़ी आंतों में नमक, अन्न नहीं होगा तो पकड़े जाओगे, और बीमारी है तो पकड़े जाओगे। एक दाना नहीं था 72 घंटे से उसके पेट में, कई दिन से नहीं था, क्योंकि उसमें पचा हुआ और अपचा दोना जब बिसरा होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, पेंडेमिक काल में भी मोदी जी के ज़माने में कोई भी भूख से नहीं मरा, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं एक 32 घर के मकान से आता हूँ, बहुत छोटा सा गाँव है, और मनरेगा के यहाँ भी शायद 9-10 करोड़ मजदूर होंगे। अगर वो बीमार हो जाए और उनको वायरल हो जाए और डॉक्टर कहेगा मेडिकल के अनुसार कि 5 दिन का एंटीबायोटिक चलेगा, क्या वो ऑगमेंटिन खा सकता है 45 रुपये की रिच सिटीजन? तो वो क्या करता है, डॉक्टर साहब भाड़ में जाए आपका मेडिकल साइंस, ये 35 रुपये में जितनी दवाई आती हो दो। तो वो नीली पीली गोलियाँ बिना रेफर के, बिना मल्टीनेशन के कागज़ में लपेट के देता है। हम सबको मरना है, लेकिन अब इलाज के भाव में मोदी कार्यकाल में देश में कोई नहीं मरेगा, क्योंकि 5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति प्रति साल आयुष्मान कार्ड में लोगों का इलाज हुआ करेगा। मैं इस शताब्दी की बड़ी योजनाओं में इसको मानता हूँ, क्योंकि जब मैं चुनाव में गया तो मैंने एक से कहा कि वोट देना, बोला बेटा चिंता मत करो, किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, 4.5 लाख मोदी ने मेरी जान बचाई है, कोई गाड़ी को घुसने नहीं दूंगा अपने मोहल्ले में। ये प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि मेरी जान। अच्छा, मैं ये और कहना चाहता हूँ, जब हमारा मंच जाता होगा चुनाव में, तो इनमें से कोई ना कोई हाथी पे चढ़ा हुआ व्यक्ति आपको एक बात कहता होगा, क्या हम मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं? मैं यहाँ ये क्लियर कर दूँ कि घर से नहीं दे रहे हैं, टैक्स के पैसे से दे रहे हैं। लेकिन संविधान में कहाँ ये लिखा है कि शौचालय मैंडेटरी है, आवास मैंडेटरी है, 5 किलो गेहूँ चावल मैंडेटरी है, विधवा विकलांग पेंशन है, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि, ये ऑब्लिगेटरी है। तो खानदानी व्यक्ति वो होता है जिसे 2 बातें याद रखनी चाहिए, एक अपमान और एक एहसान। अगर ये ऑब्लिगेटरी योजना है तो मुंह खाए तो आंखों को झुकना चाहिए। और आयुष्मान कार्ड में अगर हमारा इलाज होकर हम बचते हैं तो हमें मोदी जी को आयुष्मान भव कहना चाहिए। ऐसा मेरे अपने निजी विचार। वैसे तो डेमोक्रेसी है, कोई किसी को कहीं भी वोट डाले,
लेकिन थोड़ा एहसान याद रखना चाहिए। मेरे विभाग से संबंधित है इसलिए मैं थोड़ा हाईलाइट करूंगा। 9300 जन औषधि केंद्र पर सस्ती दवा मिल रही है। मुझे दवाइयाँ फ्री हैं JMP CGHS कार्ड में। कई बार दिल्ली नहीं जाना होता तो दवाई खरीदते हैं। एक दवाई मुझे याद नहीं आ रही है, 120 रुपये की मेरे को मार्केट में मिली और जन औषधि केंद्र पर वो केवल 22 रुपये की थी। इसलिए आप बनारस दवाइयों का बहुत बड़ा केंद्र है, बहुत बड़ा। आगरा उधर, वेस्ट ईस्ट में इधर। इसलिए जन औषधि केंद्र पर CMO अगर यहाँ होंगे तो अभी एक मीटिंग लेंगे, उनको IMA की मीटिंग बुलानी चाहिए और जो जन औषधि केंद्र की दवाइयों को हमारे चिकित्सकों को लिखना चाहिए, क्योंकि हमें सॉल्ट देखना चाहिए ना कि कंपनी देखनी चाहिए। 85% तक की बचत कहीं पर होती हो तो बताओ आप। तो ये इस पर और हमें हमारे चिकित्सकों को ध्यान रखना चाहिए कि मेडिकल स्टोर से आने वाला कमीशन अगर हम छोड़ दें, मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूँ, तो 80 करोड़ जिस देश में 5 किलो गेहूं चावल रहते हैं, हमारी समाज के प्रति भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी होती है। खाद की कीमत नहीं बढ़ी, खाद के लिए लाठी नहीं चली। मैं पहली बार सांसद हुआ था तो लाठी चार्ज हुआ था उस पर खाद केंद्र पर। मुकदमे आज तक हम पर कायम हैं जो हम लोग झेल रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने वो किया, कोटेड, नीम कोटेड किया, तो उससे क्वालिटी भी सुधरी और उससे ब्लैक जो मिलिंग बंद हुई, वो मिलावट बंद हुई। 6000 रुपये की सम्मान निधि मिल रही है। इसमें मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँ कि उन्होंने शर्त नहीं लगाई कि 1 हेक्टेयर ज़मीन हो, 1 एकड़ ज़मीन हो, 1 बीघे ज़मीन हो, 1 विस्वा ज़मीन हो। एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में परिवार रहता है जो अलग नहीं हुए, तो वो ज़मीन में खेती में वो क्या करते हैं कि खेती की जगह चलो वो भागवत कथा वहाँ होगी, लेकिन खतौनी में 52 लोगों का नाम है। मरते गए नाम आता गया, मरते गए नाम आता गया। तो 3 भाई, फिर उनके 6 लड़के, फिर उनके 4, 52 लोग 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें ले रहे हैं। क्यों? आपने नियम क्या बनाया? आपने बनाया खतौनी में नाम हो, तो इस मेज के बराबर अगर नाम होगा तो उसको 2-2 हज़ार की 3 किस्तें मिल रही होंगी। हो सकता है 6,000 लागत खर्च करने के बाद शायद बच ना रहे हो। खेती कब है आपकी? जब अतिवृष्टि से बच जाए, अनावृष्टि से बच जाए, ओले से बच जाए, पाले से बच जाए, गाय से बच जाए, कोहरा से बच जाए। लेकिन ये 6,000 आपके पक्के हैं, तो ये बड़ा काम। और ये देश, याद रखना, किसानों का देश है। देश की खुशहाली का रास्ता खेत कल्याण से होकर के जाता है। मैं निजी तौर से प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं जब हॉस्टल में पढ़ता था, MSc कर रहा था, मेरी खाना बनाने वाली ब्राह्मण समाज की मिश्राइन थी। मुझे बड़ा दुख होता था कि इनके बच्चे की मेरिट बहुत ऊपर जाएगी और मेरी मेरिट कम जाएगी। तो वो क्या गलती है अगर गरीब घर में सवर्ण पैदा हुआ? प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि 10% EWS का आरक्षण करके हमारे गरीब सवर्णों के लिए भी उन्होंने नौकरियों के दरवाजे खोलने का काम किया। बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक दर्जा बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जो SC कमीशन था वो बहुत पावरफुल था। क्यों पावरफुल था? उसका अध्यक्ष पावरफुल नहीं था, वो पावरफुल था क्योंकि संवैधानिक दर्जा था। और हमारा बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं था। वो मैं उसको अपनी भाषा में कहता हूँ दंतहीन और शक्तिहीन था। क्या प्रजापति समाज की लड़की मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेती है, क्या उससे एट्रोसिटी नहीं होती है? लेकिन नहीं, कोई मुकदमा वो नहीं हो सकता था। तो SC कमीशन के चेयरमैन मिस्टर पूनिया को सब जानते थे, लेकिन बैकवर्ड कमीशन के चेयरमैन ईश्वरैया को कोई नहीं जानता था, जबकि वो ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ आंध्रा हाई कोर्ट। तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि संवैधानिक दर्जा दे दिया है। वो भी अब संबंध रेज करके अधिकारियों को बुला सकते हैं और अकाउंटेबिलिटी तय कर सकते हैं। हमारे दिव्यांग भाई, प्रधानमंत्री जी कई काम ऐसे करते हैं कि वित्तीय भार नहीं पड़ता है और इज्जत मिल जाती है। जैसे विकलांग को दिव्यांग कह दिया, उसमें वित्तीय भार नहीं पड़ा। तो 7 कैटेगरी पहले थी, उसको बढ़ा के 21 कैटेगरी कर उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाने का काम भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देखो, एक आंकड़ा तो सीधे मानना पड़ेगा, सूचना के अधिकार में पूछ लो। 2014 तक इस देश में 74 एयरपोर्ट थे। इसको 63 बनाम 9, 66 बनाम 9 बोलना शुरू करो। इंदिरा गांधी बोलती थी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। हमें कहना चाहिए 47 से 14 और 14 से 23, तो 75 साल हुए ना देश के। 66 बनाम 9, 66 साल में 74 एयरपोर्ट और 9 साल में भी 74 एयरपोर्ट नए। अब सोचिए, नए, ये पीले वाले नए हैं। और आपकी कनेक्टिविटी कितनी बढ़ रही है? वाराणसी पे ऐसे जाते हैं, ISBT पे आ गया हूँ, एक बस आती दूसरी जा रही, ऐसे हवाई जहाज आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये फ़ायदा हुआ। और रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन 2014 तक 91,287 किलोमीटर थे
और 9 साल में नए 53,868 किलोमीटर। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं गडकरी साहब को आधुनिक शेरशाह सूरी कह सकता हूँ कि उन्होंने, और मैं पढ़ रहा था उसको अमृत सेन को, तो उन्होंने एक जगह लिखा कि नोबेल पुरस्कार हमारे प्राप्त है कि अमेरिका के राष्ट्रपति वो थे हमारे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने कहा था कि अमेरिका पैसे वाला देश है इसलिए सड़कें नहीं बना ली, हमने पहले सड़कें बनाई इसलिए हम पैसे वाला देश हो गए। तो सड़क का बड़ा महत्व, सड़क सेकुलर होती है, सब लोग चलते हैं। हैंडपम्प एकदम पर्सनल होता है, आदमी दूसरे को पानी नहीं बनने देता। तो ये भी मैं गडकरी जी का, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो लोग काम कर रहे हैं। आम हिंदुस्तानी के लिए वर्ल्ड क्लास ट्रेनें, जिसमें कल मैं चला हूँ। मैं आगरा से 11:25 में वंदे भारत से चला और 100 मिनट में मैं निज़ामुद्दीन आ गया। जब तक मैंने कुछ को गुड मॉर्निंग का जवाब दिया, ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा सा अखबार पढ़ा, मैं आगरा आ गया। ऐसी वंदे भारत आपके पास भी है दिल्ली से, और यहाँ और कई राजधानी होंगी। तो 2014 तक हम पे 0 वर्ल्ड क्लास थी, 9 साल में 20 हम पर हैं। और जब ये छपा था तब से एक और वंदे भारत बढ़ गई है, वो जो मुजफ्फरनगर होते हुए देहरादून हरिद्वार जाएगी। मिडिल क्लास को सस्ता सुपर फास्ट परिवहन, मेट्रो 5, ये मेट्रो नया शब्द नहीं है। 1972 में मैं कलकत्ते में मेट्रो में चला था, इसका मतलब पहले की है। लेकिन सरकारें, वो सरकारें 2014 तक केवल 5 शहरों में मेट्रो चलाई, हमने 9 साल में 15 शहरों में मेट्रो चलाई है। और मैं निजी आभारी हूँ कि आगरा में भी मेट्रो हो रही है और स्मार्ट सिटी हो रहा है। एम्स, बड़ा भाग्य जब इंसान का शरीर पाए, उससे बड़ा भाग्य अगर हम उसे बचा लें। तो 2014 तक केवल 7 एम्स थे और 9 साल में 15 नए एम्स हैं। अब ये तो देखो बहुत आंकड़े, 66 साल में 7 और 15 साल में 9, ये बड़ी बात है, धन्यवाद देना चाहिए। और मेडिकल कॉलेज, मैं तो इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगी, सीटें ना बढ़ती तो मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाते। 2014 तक 9 साल में 2014 तक 641 मेडिकल कॉलेज थे, 9 साल में 700 नए बने। अब तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 है, शायद छोटा जिला जो है लाइक चंदौली जो बाद में बना है, लाइक हाथरस औरैया, ऐसे में थोड़ा विलम्ब से आ रहा है मूल जिले में। तो अच्छा लो बताइए, तो वहाँ भी बन गया। मेडिकल सीटें बढ़ी हैं, 2014 तक 82,466 थी और 9 साल में 69,663 नई कर दी गई। मैं तो निजी धन्यवाद देना चाहूँगा। देश इसलिए नहीं जाना जाता है कि यूरेनियम, पोटेशियम, सोडियम कितना है, देश जाना जाता है आप पे एम्स कितनी है, आप पे विश्वविद्यालय वर्ल्ड क्लास के कितने हैं, आप पे IIM कितने हैं, आप पे IIT कितने हैं। तो IIM 2014 तक 13 थे, 9 साल में 7 नए हो गए। यूनिवर्सिटी 14 तक 723 थी, 9 साल में 390 हो गई हैं। नैनो यूरिया प्लांट से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। प्रोजेक्ट हमेशा कांग्रेस के ज़माने में ओवर रिवाइज बनता था, जो 10,000 करोड़ का बनना था वो 50,000 करोड़ पे पहुंच जाता था। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कैंसिल नहीं किए। सरयू नहर परियोजना, बोगीबिल ब्रिज, कोसी रेल महासेतु और बोलम बाईपास केरल को पूरा कर दिया है। और सुबह में जब ट्रेन से उतरा शिव शक्ति से, तो वो आपका पुराना स्टेशन तो नज़र आ नहीं रहा था। मैं भी 26 साल से MP हूँ, आज तो हूँ नहीं। बाबा के दर्शन करने आता था तो कूड़े के ढेर को आज कितना अच्छा कर दिया है। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और हमारे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसे लगते हैं। निजी आभार कि 800 करोड़ खर्च करके हमारा कैंट स्टेशन, राजामंडी स्टेशन और फोर्ट स्टेशन को डिसेंबल करके, गिरा करके पूरा बनाया जा रहा है। ऐसे ही भव्य स्टेशन काशी में भी निश्चित तौर से बने होंगे। उसके लिए मुझे लगता है कमलापति त्रिपाठी जी के बाद किसी ने काम किया होगा, क्योंकि हम बचपन में सुनते थे कि उन्होंने रेलवे स्टेशन को थोड़ा आध्यात्मिक लुक दिया था। तो आज हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे पास है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से बहुत बड़ा। आप उधर देख रहे होंगे, लोह पुरुष सरदार पटेल का, और उसके लिए लोहा हर देश के हर गांव से आया, सामूहिक सहभागिता से हमने मैं तो इनका इसलिए प्रशंसक हूँ, मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ। बिस्मार्क की पॉलिसी थी, द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, और तो ये विलय होती नहीं अगर सरदार पटेल ना होते, उनकी सख्त नीति ना होती। ऐसा करके हमने कृतज्ञता प्रकट करी है। मनाली से लाहौल स्पीति सर्दियों में जाना हुआ संभव। मनाली से लेह की दूरी 4-5 घंटे कम हो गई है। 10,000 की फीट की ऊंचाई पर सबसे बड़ी हाईवे टनल बनाई है। अटल टनल है ना इसका नाम, अटल टनल है। इसको बनाने वाले आगरा के एक इंजीनियर हैं। PM गतिशील के साथ भारत के भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान किया गया है। डिजिटल क्रांति इतनी हो गई है कि डिजिटल क्रांति और इकोनॉमी, हाँ दूसरे नंबर पे आ गए
सब्जी वाले के पास भी अब आज है, और मेरे ख्याल से पेपरलेस करेंसी बहुत जल्दी हमारे देश में होगी। आत्मनिर्भर भारत 5G टेक्नोलॉजी खुद बनाते हैं, सस्ते इंटरनेट से गरीब को सशक्त कराते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के को पीछे छोड़ देते हैं, डिजिटल लेन देन से छोटे व्यापारी। मैं 98 में जब MP हुआ तो फिनलैंड का दौरा हुआ, तो वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने कहा कि हमारी रोटी तो आपकी वजह से चल रही है ना सर, आप तो पैसे वाले। बोले नहीं, जब से भारत के लोगों ने नोकिया खरीदना शुरू किया है और वो देख रहे हैं कि हर तीसरे आदमी पे नोकिया होता था, पैसे वालों पे वो ब्लैकबेरी और नोकिया हम लोगों पे। तो मैंने कहा आप बनाते हैं? बोले हैं। बोले आपके हर तीसरे भारतीय पे है। तो मैंने पूछा नोकिया है क्या? तो बोले एक विलुप्त होता हुआ जानवर है, उसकी मेमोरी में। आज नोकिया गायब है, हमारे बने हुए मोबाइल को फिनलैंड इस्तेमाल कर रहा है। ये हमारी बड़ी 9 साल की प्रोग्रेस है। निर्यात रिकॉर्ड हुए हैं, तेज़ी से बढ़ती अवस्था है। 5 लाख ट्रिलियन अमरीकी, यही है ना बेटा, US डॉलर इकोनॉमी को हम पा चुके हैं, 10 की तरफ हम चल चुके हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2014 में 83वें नंबर पे था, आधी जंप मार दी है। 22 में हम 46वें पे आ गए। यूनिकॉर्न 2014 में 4, 22 में 100+। भारत की अर्थव्यवस्था 14 में 10वें नंबर।